हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपना जो बेसिक नॉलेज का जो टॉपिक चल रहा है, आज उसे रूटीन से हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। पहली क्लास में हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। फर्स्ट, व्हाट इज द सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फ्रेज। थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं हम इसे। Sentence, a group of words which makes a complete sense is called a sentence. And phrase, a group of words which makes some sense but not a complete sense is called a phrase. यानी कि ऐसा शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ देता है या सार्थक अर्थ देता है, वो हमारा क्या होता है? सेंटेंस होता है। लेकिन जो फ्रेज जो होता है, हिंदी में से वाक्यांश कहते हैं, ये क्या होता है कि कुछ अर्थ तो देता है लेकिन ये पूरा अर्थ नहीं देता। इसको एक्सप्लेन करके मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। अब अपना जो आगे की क्लास में तीसरा क्वेश्चन जो हम लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट इज अ क्लोज। देखिए, क्लोज को करते हैं स्टार्ट। क्लोज का अर्थ होता है बताओ ऑक्युपाई। अब ऑक्युपाई से थोड़ा हमें समझ में आया कि है तो वाक्य से रिलेटेड, चाहे कुछ भी, यानी तीनों का जो सिस्टम है, जो रिलेशन है, वो एक है सेंटेंस, सेकंड हमारा फ्रेज, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्लोज। क्लोज की अगर हम डेफिनेशन लेकर के चले, क्लियर करेंगे इसे हम डेफिनेशन। देखिए, अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। धीरे धीरे बस यही समझना है। अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस यानी वाक्य का एक हिस्सा, यानी उपवाक्य जो होता है ये वाक्य का एक हिस्सा होता है, वाक्य का एक पार्ट होता है। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस व्हिच हैज a subject and a predicate is called a क्लोज। यानी देखिए, उपवाक्य यानी तीनों चीज हमारी सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज, इन तीनों को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करना है। सेंटेंस हो गया, फ्रेज हो गया, नेक्स्ट आता है हमारा क्लोज। तो देखो, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which has a subject and a predicate of its own. Predicate of its own is called a sentence. It is called a clause. Sorry, sentence is clause. यानी कि वाक्य का एक ऐसा हिस्सा which has a subject, जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन, और जिसका अपना स्वयं का एक प्रेडिकेट हो, इज कॉल्ड ए क्लोज। वो एक उपवाक्य कहलाता है। देखिए, वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसका स्वयं का एक सब्जेक्ट हो, स्वयं का एक प्रेडिकेट हो, वो उपवाक्य कहलाता है। तो देखो, इस तरह से क्या है, थोड़ी सी हम इस परिभाषा को रट सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अब ये थोड़ी सी जो परिभाषा है पूरी तरह से हमारे माइंड में क्लियर नहीं हुई, तो इसे हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। और क्लियर करने के लिए इसमें से हमें दो चीज
बिल्कुल जानना पड़ेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो चीज थोड़ी सी नई है जिनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ये परिभाषा बिल्कुल पूरी तरह से हमको याद हो जाएगी। तो देखो सब्जेक्ट और दूसरी चीज लेते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, आपने हिंदी की क्लास में पढ़ा होगा शायद कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वो बात है हिंदी की। अब हम इंग्लिश की तरफ चलें तो सेंटेंस के भी दो ही भेद होते हैं। सेंटेंस के भी दो ही अंग होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। तो देखिए सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को हम हिंदी में कहते हैं वेरी गुड विधेय। वही चीज है, उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो थोड़ी सी अपनी हिंदी की क्लास को आप याद कीजिए, टीचर ने हमें बताया होगा, आपको बताया होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य यानी वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, समथिंग इज अबाउट या समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो वाक्य का क्या होता है, उद्देश्य होता है। यानी सब्जेक्ट वाक्य का एक पार्ट होता है, वाक्य का एक हिस्सा होता है, और वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि हमको भी एक यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, जैसे ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, तो यहाँ पे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि उद्देश्य। किसके बारे में कहा जा रहा है, ही के बारे में, वह सो रहा है, तो ही हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय। तो प्रेडिकेट की परिभाषा आप देखिए, हिंदी में देखा होगा आपने कि विधेय की परिभाषा क्या होती है कि वाक्य का एक ऐसा हिस्सा, वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जो हमें उद्देश्य के बारे में सब कुछ बताता है। या बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में याद रख लो कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो हमारा विधेय होता है या प्रेडिकेट होता है। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य हो गया, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो हमारा विधेय हो गया। ओके, यानी कि ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, एवरीथिंग इज टोल्ड अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वो हमारा क्या होगा, विधेय। जैसे कि ही इज स्लीपिंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही। अब सब्जेक्ट के बारे में कहा क्या जा रहा है, इज स्लीपिंग, कि वह सो रहा है, इन द रूम, इन द बेड, कहीं भी, यानी जो कुछ भी कहा जा रहा है वो हमारा क्या होता है, विधेय होता है। तो देखिए आप, जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ पे आई तो हो गया बेटा सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर। अब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है तो पूरा ही तो आएगा कि आई में क्या, वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया। ये सब कुछ हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। बिल्कुल शॉर्ट, इन शॉर्ट आप याद रखिए कि सब्जेक्ट होता ही है, और सब्जेक्ट को छोड़ करके एंड तक, फुल स्टॉप तक सब कुछ हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी बेटा देखो, हम वाक्य का एक पैटर्न पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये वाक्य का एक पैटर्न होता है, करता है क्रिया, कर्म और ईटीसी, एडवर्ब वगैरह सब कुछ आता है ईटीसी में, एटसेट्रा। तो ये वाक्य का एक पैटर्न होता है। तो देखो सब्जेक्ट के अंतर्गत केवल क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट को छोड़ करके शेष क्या आएगी, हमारी वर्ब आएगी। तो यानी कि वर्ब से लेकर के फुल स्टॉप तक, यानी कि इसी तक, ये सब कुछ हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यानी कि इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना स्टूडेंट्स बहुत ईजी है कि सब्जेक्ट निकाल लो वाक्य में से, और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब से लेकर के, यानी हेल्पिंग वर्ब से लेकर के, मेन वर्ब से लेकर के और एंड फुल स्टॉप तक सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा।
तो हमने दो चीजों के बारे में जाना कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ये चीज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स साउंड इज कॉल्ड ए क्लोज। चलो आगे क्लियर करते हैं इस डेफिनेशन को। डेफिनेशन को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा, अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड predicate of its own is called a clause। ठीक है ना? तो देखिए ये पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब तो देखो इन हम दो चीजों के बारे में हमने जाना कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा उद्देश्य और विधेय। अब आप देखिए जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। देखिए प्रेजेंस ये एक से लेकर के और फुल स्टॉप तक ये हमारा एक सेंटेंस है। अब आप यही कहेंगे सर नहीं इसमें तो दो सेंटेंस है। बेटा सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप पर खत्म होता है या प्रश्नवाचक चिन्ह पर खत्म होता है। कॉमा पर कभी भी कोई भी सेंटेंस समाप्त नहीं होता, क्योंकि कॉमा हमारा क्या होता है, अर्ध विराम होता है, तो कॉमा पर कोई भी सेंटेंस समाप्त नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ एक से लेकर के और फुल स्टॉप तक हमारा ये एक सेंटेंस है। चलो आगे देखते हैं। तो देखो अगर इफ के बारे में जाना जाए, इफ के बारे में यदि जाना जाए, इफ हमारा एक कंजंक्शन। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं यू। तो यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब आप ये कहेंगे सर यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो बेटा यहाँ पे यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। वो हमने कैसे जाना, ये देखो प्लेसिंग का फर्क पड़ता है बेटा। प्लेसिंग जब मैंने आपको बताया था सबसे पहली क्लास में कि हम फंक्शनल ग्रामर भी पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रामर में ग्रामर का यूज आता है कि किस शब्द का किस प्रकार से यूज किया जाए। तो यहाँ पे देखना होता है, अगर जैसे यू है बेटा, यू का प्रयोग यदि वर्ब से पहले हो रहा है तो वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और यू का प्रयोग यदि वर्ब के बाद हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो क्लियर, यानी कि यू हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट, अब देखो अभी हमारा ये वाला सूत्र याद करो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो यानी कि वर्ब से क्या स्टार्ट हो जाता है बताओ, प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिकेट को, और प्रेडिकेट को हम यहाँ तक लेते हैं। तो ये वर्क हार्ड क्या हो गया हमारा, एक प्रेडिकेट हो गया। यू वर्क हार्ड, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब चलो आगे नेक्स्ट। अब देखो फिर से यू आया, तो यू के बारे में हम देखेंगे कि अब यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखो ये यू भी ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे देखो ना विल सक्सीड, ये भी क्या है, वर्ब है। और वर्ब से पहले अभी हमने जाना कि वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ यू भी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब वही बात, फिर देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, वर्ब किसके उसमें आती है, हमारी प्रेडिकेट में। तो यहां से लेकर विल से लेकर के और सक्सीड तक फिर से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को देखो बेटा, ये सब्जेक्ट हुआ, ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो देखो अपनी परिभाषा को थोड़ा सा याद करो कि ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। तो यानी एक वाक्य का हिस्सा तो ये हो गया यू से लेकर के और हार्ड तक, एक पार्ट तो ये हो गया सेंटेंस।
यू से लेकर के हार्ड तक जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट। परिभाषा को देख लो आप अच्छे से, डेफिनेशन देख सकते हैं कि वाक्य का एक हिस्सा ये हो गया यू से लेकर के हार्ड तक जिसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना एक प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिल करके क्या बना रहे हैं? क्लोज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्लोज। अब अपने आगे चलते हैं तो आगे देखो यू, इस यू से लेकर के और यहाँ इस सक्सीड तक, तो देखो ये भी एक वाक्य का एक हिस्सा है। अब इसका अपना यू एक सब्जेक्ट है और विल सक्सीड अपना एक प्रेडिकेट है। तो एक वाक्य का हिस्सा ये हो गया यू विल सक्सीड जिसका अपना एक सब्जेक्ट और जिसका अपना एक प्रेडिकेट। तो ये भी एक क्या हो गया? क्लोज। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये दो क्लोज मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक सेंटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सेंटेंस। बैठा समझ में? गॉट इट? तो शायद बैठ गया और मतलब आपके में कि प्रेडिकेट और ये सब्जेक्ट क्या होता है। और ये परिभाषा अब हमारे सामने आसानी से आ सकती है कि एक पार्ट ऑफ ए सेंटेंस वाक्य का एक ऐसा हिस्सा जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो और अपना एक प्रेडिकेट हो, वो एक क्लोज होता है। तो देखो अब ऐसा यदि कोई भी वाक्य आएगा तो उसे हम दूर से देख करके बता सकते हैं कि इसमें कितने क्लोज हैं। तो देखो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यू वर्क हार्ड एक क्लोज हो गया, यू विल सक्सीड दूसरा क्लोज हो गया। चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकंड। We eat so that we may live. We eat so that we may live. तो देखो एक सेंटेंस है, अब वो देख लेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये कंजंक्शन हुआ, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। तो यानी एक क्लोज तो ये हो गया we eat और दूसरा क्लोज हो गया हमारा ये। ओके, तो देखिए क्लोज टॉपिक के बारे में केवल अभी हम केवल डेफिनेशन ही कंप्लीट करेंगे। आगे इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। 10वीं क्लास के अंदर हमारा पूरा बड़ा टॉपिक है क्लोज, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम उस टॉपिक के अंदर। बस हम इतना जानेंगे। देखो क्लोज हमारे दो होते हैं, एक हमारा मेन क्लोज होता है, एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। वो कैसे कैसे होता है? जैसे ये हमारा क्लोज है, ये हमारा क्लोज है, इसमें से मेन क्लोज कौन सा है और देखिए बेटा इसके बारे में अभी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, जो कैमरे के कारण चलता हुआ वीडियो बंद हो गया था, तो उसको हम दोबारा समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने एक परिपथ चित्र लिया था। उस परिपथ चित्र के लिए आपके कितने प्रतिरोध लिए थे? 3 प्रतिरोध लिए थे। उन तीनों प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की थी और ये हम पहले से जानते थे कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर का मान प्राप्त होता है। और जब उसमें विभवांतर का मान प्राप्त होता है तो यहाँ तीनों प्रतिरोधों में कितने मान प्राप्त हुए थे? 3 मान प्राप्त हुए थे। तो पहला मान V1 बराबर IR1, दूसरा विभवांतर V2 बराबर IR2, तीसरा विभवांतर V3 बराबर IR3। इसके बाद में हमने चारों समीकरणों को यहाँ लिख लिया है। उसके बाद में अगला समीकरण हमें क्या निकालना था? तुल्य विभवांतर। तो तुल्य विभवांतर आपका कुल मान यहाँ किसका दिया हुआ है? बैटरी का। तो बैटरी के कारण उत्पन्न विभवांतर क्या है? B। तो जो आपका बैटरी का विभवांतर है वो तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, जो हमने यहाँ आपको दिया हुआ है B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। इसके बाद में हमने इसमें B1 B2 B3 एवं B का समीकरण में मान रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ जब B का मान रखेंगे तो क्या आएगा? IR बराबर, B1 का मान रखेंगे तो IR1।
प्लस B2 का मान रखेंगे तो IR2 प्लस B3 का मान रखेंगे तो IR3। इसके बाद में आप देखिए इधर वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है I को हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ केवल क्या बचता है, तीनों प्रतिरोधों का योग बचता है, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। और हमें यही प्राप्त करना है। इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से विद्युत धारा को काट दिया जाएगा, अर्थात I को काट देंगे। तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो हमारा क्या है, इसका तुल्य प्रतिरोध। इसके बाद में हम यहाँ पर दिया हुआ है कि R एक तुल्य प्रतिरोध है जो कि दिए गए तीनों प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र है। और यह तुल्य प्रतिरोध विद्युत धारा एवं विभवांतर पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधों के मान पर। तो यहाँ लिख देंगे जबकि प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है। हमारे 5 प्रकार की हुए। और जो आपको ये एक्सप्रेशन बताया गया है, अर्थात समीकरण को प्राप्त करना बताया गया है, ये सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। और मैं ज़्यादा याद नहीं है तो फिलहाल आपको ये सूत्र तो याद करना ही पड़ेगा, जो आपके बोर्ड के लिए इसका अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, और इसके आधार पर आपके आंकिक सवाल भी पीछे दिए गए हैं और हम आपको आगे सवाल लेते हैं। देखिए थर्ड होता है इंपैरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट है अपना एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस। वाक्य हमारे मुख्य 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रीगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सप्लेनेटरी। अब चलो इसको हिंदी भी जान लेते हैं हम। देखो असर्टिव को बोलते हैं हम साधारण वाक्य। दूसरा होता है अपना इंट्रीगेटिव, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक। तीसरा है हमारा इंपेरेटिव, जिसको बोलते हैं हम आज्ञासूचक या आज्ञार्थक। चौथा है अपना ऑप्टेटिव, इसको बोलते हैं इच्छा सूचक। और पांचवा है एक्सप्लेनेटरी, जिसको बोलते हैं हम विस्मयात्मक। ये सेंटेंस अपने हुए 5, असर्टिव, इंट्रीगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सप्लेनेटरी। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही जानेंगे और इनके बारे में जो सेंटेंस इंट्रोडक्शन है, प्रत्येक सेंटेंस की पहचान, प्रत्येक सेंटेंस का परिचय, ये हम आपको कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय।